केशव और दीपिका घर पहुंचे तो अनिमा जी ने उन्हें बताया कि वो और महेश जी कल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। पर मम्मा आपने पहले तो कुछ बताया नहीं, अभी हूँ अचानक। केशव ने हैरान होते हुए कहा तो सामने सोफे पर बैठे हुए महेश जी बोले, अरे भाई, अब हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। अब हम बिना किसी चिंता के आराम से कहीं भी जा सकते हैं, है ना? पर फिलहाल तो तुम्हारी जयपुर वाली बुआ के पास जा रहे हैं। बहुत दिनों से बुला रही थी वो, और तुम्हारी शादी में भी आने के लिए कहकर गई थी। तो सोचा अब तुम दोनों सब संभाल लोगे तो हम कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लें। उनकी बात सुनकर अनिमा जी ने उन्हें आंखें दिखाई तो केशव और दीपिका मुस्कुरा दिए। बिल्कुल नहीं, फिर तो आप दोनों को जरूर जाना चाहिए। केसर और दीप का एक साथ ही बोल पड़े। हाँ वही तो, हम जा रहे हैं, यही तो बता रही थी मैं, अनिमा जी खींचते हुए बोली। तो केशव आकर उनके गले लग गया। समय अपनी गति से बीत रहा था। अर्जुन, ईशानी, केशव, दीपिका, मीनल और विपुल, सबकी जिंदगी व्यस्तता से भरी थी। काम, पढ़ाई, रिश्ते और परिवार, सबके बीच सामंजस्य बिठा रहे थे। मामी और मीनल अब दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। मीनल भी जॉब करने लगी थी, जो अर्जुन की वजह से ही उसे मिली थी। ईशानी को अर्जुन ने पहले सब बता दिया था। बेशक वो यह सुनकर परेशान हो गई थी, पर अर्जुन ने उसे संभाल लिया था। दिल्ली शिफ्ट हो जाने के बाद विपुल और मीनल की मुलाकातें बढ़ गई थी, जिसकी अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मामी उन दोनों के बारे में सब जानती थी, पर वो खुद भी तो यही चाहती थी कि उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ें और वो शादी कर लें। इसलिए वो भी मीनल को कुछ नहीं कहती थी। अगले हफ्ते ईशानी का बर्थडे आने वाला था, जिसके बारे में खुद ईशानी भी भूल चुकी थी। और क्योंकि यह शादी के बाद का उसका पहला जन्मदिन होने वाला था, अर्जुन इसे कुछ खास अंदाज में मनाने की प्लानिंग कर रहा था। उसने ईशानी को छोड़कर बाकी सबको इस बारे में बता दिया था। सब उसके प्लान में शामिल हो चुके थे। ईशानी अपने कॉलेज की पढ़ाई अब पूरे मन लगाकर कर रही थी, क्योंकि अगले 4 महीनों में उसको अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने थे। बेशक वो पढ़ाई कर रही थी, पर उसने घर के बाकी लोगों को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। वो घर पर राधा जी के साथ हमेशा थोड़ी बहुत ही सही पर मदद जरूर करती थी। वैसे भी अर्जुन ने राधा जी को मना किया हुआ था कि ईशानी को फिलहाल काम के लिए ना कहें, पर ईशानी को खुद ही अच्छा नहीं लगता था। ईशानी सारे घर वालों की लाडली बन गई थी, यहाँ तक कि विपुल और अनाया भी हर चीज़ के लिए उसे जरूर पूछा करते थे। बस मीरा जी के दिल में एक खटक बाकी थी। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज ईशानी का जन्मदिन था, पर उसे बिल्कुल याद नहीं था। कल ही दीपिका ने उसे फोन पर अपने पास बुला लिया था, जिसके लिए उसने अर्जुन से पूछकर हामी भर दी। कॉलेज से फ्री होने के बाद उसे गेट के बाहर ही दीपिका मिल गई थी। दीपिका भी आज ऑफिस से जल्दी निकल आई थी। दीपिका को देख ईशानी के चेहरे की चमक बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और हाल चाल पूछने लगी। दीपिका ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, जब से मेरी शादी हुई है तू घर नहीं आई। पूछ सकती हूँ क्यों? क्या बस केशव से ही रिश्ता है, मुझसे नहीं? ओ मेरी प्यारी भाभी, ऐसे गुस्सा नहीं होते। मुझे लगा था कि भाई ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते होंगे, तो तुम्हें किसी और की याद कहाँ आएगी। पर तुम तो गुस्सा हो गई, ईशानी ने उसके गाल खींचते हुए कहा। तो दीपिका ने पलटकर उसके गाल खींचे। तुम्हारे भाई का पता नहीं, पर मैं जरूर कह सकती हूँ कि अर्जुन जीजू ने ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा होगा। इतना तो मुझे भी पता है कि तुझे बिना देखे उन्हें चैन नहीं मिलता। क्यों, सही कहा ना मैंने? दीपिका के बोलते ही ईशानी की चेहरे की रंगत बदल गई। वो थोड़ा शर्माकर उसके हाथ हटाते हुए बोली, तू भी ना, क्या बोले जा रही है? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, वो तेरे चेहरे की गुलाबी रंगत अच्छे से बता रही है। दीपिका ने उसकी ठोड़ी पकड़ते हुए कहा। दीपिका उसे अपने साथ कॉफी शॉप की तरफ बढ़ गई, जहां उन दोनों ने कॉफी पी और फिर शॉपिंग करने। दरअसल दीपिका उसे अपने साथ उलझाए रखना चाहती थी, जैसा कि अर्जुन ने उसे करने को कहा था। शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था। ईशानी ने दीपिका से घर जाने को कहा, तो दीपिका ने उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। हाँ ना, करते करते दीपिका ने किसी तरह 1 घंटा और निकाला। अब की बार ईशानी ने दीपिका को चलने के लिए कहा, तो दीपिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों सिंगानिया हाउस की तरफ निकल गए। दोनों कैब से बाहर निकली तो घर में एकदम अंधेरा था। यह देख ईशानी हैरान परेशान हो गई। आज तक उसने ऐसा अंधेरा नहीं देखा था। दीपिका ने उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी देखी
तो उसने उसके कंधे पर हाथ रख अंदर चलकर देखने को कहा। दीपिका ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आई। हॉल में गहरा अंधेरा था। ईशानी ने दीपिका के हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीपिका उसे शांत रहने को बोल रही थी। ईशानी कुछ आगे बोलती या पूछती, इससे पहले पूरे हॉल में चारों तरफ रोशनी बिखर गई और सभी घर वाले सर पर बर्थडे कैप पहने हुए हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। दादू दादी, रमेश जी, अशोक जी, राधा जी, अनिमा जी, महेश जी, केशव, विपुल और अनाया, पूरा परिवार उसके पास था। उसके साथ था उसका जन्मदिन मनाने के लिए। ईशानी जो खुद भी अपना बर्थडे भूल चुकी थी, यूं इस तरह अचानक सबको देखकर अपनी खुशी संभाल नहीं पाई और कांता जी के गले लगकर रो पड़ी। कांता जी ने उसे प्यार से थपथपाया और बोली, इतने अच्छे दिन पर मेरी लाडो की आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। उन्होंने अपने हाथों से ईशानी के आंसू पोंछे और उसे सेंटर टेबल के पास ले आई, जहाँ एक खूबसूरत सा केक रखा हुआ था। राधा जी ने उसे केक काटने को कहा तो ईशानी ने दुपट्टे से अपने सिर को ढका और पहले पैर छूकर सबका आशीर्वाद लिया। अपनी बहू के संस्कार देखकर सिंगानिया परिवार गदगद हो गया। सबका आशीर्वाद लेने के बाद ईशानी केक काटने को हुई तो नजर अर्जुन को ढूंढने लगी, जो राधा जी के पास खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। अब सबके सामने तो उसे अपने साथ केक कट करने के लिए तो कह नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप चाकू लेकर केक कट करने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से मामी और मीनल चली आ रही थी, हाँफती हुई सी। हम लेट तो नहीं हुए ना? मामी बोली तो राधा जी ने सर हिलाकर जवाब दिया। मामी और मीनल को वहां देख ईशानी के चेहरे पर हल्की सी सिकन उभर आई, पर अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे को धीरे से थपथपा दिया। ईशानी ने केक कट किया और सबसे पहले दादी को खिलाया और फिर दादू को खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद राधा जी रमेश जी को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। अर्जुन ने ईशानी को केक खिलाया तो सबके सामने वो थोड़ी झिझक गई। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। सबने ईशानी को बहुत अच्छे गिफ्ट दिए। घर में खुशी का माहौल था और सबसे ज्यादा खुश थे विपुल और मीनल। सबके सामने तो नहीं, पर इशारों में उनकी बातें खूब चल रही थी, जिसे देखकर मामी बहुत खुश थी। मामी और किसी से नहीं, सिर्फ मीरा जी के आसपास ही घूम रही थी। वो मीरा जी को विपुल और मीनल की शादी के लिए मनाना चाहती थी, जिससे मीनल को इस घर में ज्यादा दिक्कत ना हो। और समधन जी कैसी हैं आप? मामी ने डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी मीरा जी के पास जाकर कहा तो सामने से मीरा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपकी समधन नहीं हूँ, आपकी समधन राधा दीदी है, मैं नहीं। उनको यूं चिढ़ते हुए जवाब देते देख मामी का मुंह उतर गया, पर फिर नकली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, अभी ना सही, क्या पता आगे मुझे आपको समधन कहने का मौका मिल जाए। क्या मतलब? मीरा जी चिड़न और हैरानगी से मामी की ओर देखा तो मामी एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ विपुल और मीनल की तरफ इशारा किया, जो सामने पर दूर दूर बैठे इशारों में बात कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख मीरा जी चौंक गई। उन्होंने मामी की तरफ देखा तो मामी ने हाँ में पलकें झपकाई। ये क्या बकवास है? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा दूंगी? पहले ईशानी की वजह से मुझे मेरे ही परिवार ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया और अब फिर एक बार आपसे रिश्ता जोड़ना? कभी नहीं। आइंदा इस बारे में सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी आप? मीरा जी ने गुस्से में मामी को लगभग चेतावनी वाले स्वर में कहा और अपने कमरे में चली गई। वहीं मामी के चेहरे की सातिन मुस्कान गहरी हो गई। आप चाहें या ना चाहें मीरा जी, मेरी बेटी विपुल को दुल्हन बनकर इस घर में ही आएगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। खैर पार्टी खत्म हुई। खाना खाकर ईशानी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर केशव अपने परिवार के साथ निकल गया। मामी और मीनल भी कैब से जा चुकी थी और बाकी सभी घर वाले भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। जैसे ही अशोक जी कमरे में आए, मीरा जी एकदम से उन पर बिफर पड़ी। अशोक जी हैरान कि अचानक इसे क्या हुआ। उन्होंने हिम्मत करके मीरा जी से इतना गुस्सा करने का कारण पूछा तो मीरा जी बेहद चिढ़ते हुए बोली, पहले ये ईशानी और अब उसकी बहन। मैं उसकी बहन को अपने विपुल की दुल्हन कभी नहीं बनाऊंगी, समझिए आप? अशोक जी की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई थी। वो मीरा जी से बोले, पर तुम्हें कहा किसने ईशानी की बहन की शादी विपुल से करवाने के लिए? और किसने? उसकी मामी ने। उन्हें लगता है कि जैसे ईशानी ने अपना जादू चलाकर अर्जुन से शादी कर ली,
ऐसे ही उनकी बेटी भी विपुल से शादी करके इस घर में आ जाएगी। पर मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मैं अपने विपुल की शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगी, चाहे जो हो। मीरा जी ने भुनभुनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बेटा है, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा देना, पर अभी के लिए शांत हो जाओ। वैसे भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतना तनाव अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए चिंता छोड़ो और आराम करो। अशोक जी इतना बोलकर बेड पर जाकर लेट गए और मीरा जी के मन में अभी भी शांति नहीं थी। ईशानी कमरे में आई तो अर्जुन बेड से टेक लगाकर उसी का इंतजार कर रहा था। अर्जुन को खुद की तरफ देखते हुए ईशानी शर्म से लाल हो गई। अंदर तो वो आ गई थी, पर अब कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ईशानी को ठिठका हुआ देख अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आकर ठहर गई। वो उठा और ईशानी की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन को अपनी तरफ आता देख ईशानी की नजरें झुक गईं और वो कदम पीछे लेती इससे पहले ही अर्जुन ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और ईशानी को लेकर आईने के सामने आ खड़ा हुआ। उसने ईशानी को एक पैकेट पकड़ाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। क्या तुम ये अभी मेरे लिए पहनोगी यीशु? उसकी फुसफुसाहट ने ईशानी की धड़कनें बढ़ा दी थी। उसने एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा, हाँ में गर्दन हिलाई और पैकेट लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और अर्जुन बालकनी में जाकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ईशानी अर्जुन के पास बालकनी में चली आई। अर्जुन ने जैसे उसे देखा बस देखता ही रह गया। सिल्वर कलर के प्रिंसेस गाउन, हल्के मेकअप में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहीं ईशानी ने पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी थी तो वो थोड़ा झिझक रही थी। ईशानी बालकनी देखकर चौंक गई। पूरी बालकनी में फेरी लाइट्स लगी हुई थी और हार्ट शेप के बैलून्स और लाल गुलाबों के साथ बेहद खूबसूरती से वहां रखा झूला सजा हुआ था। ईशानी को यह सब बहुत प्यारा सपना लग रहा था। अर्जुन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ थाम उसे चूमते हुए बोला, जन्मदिन मुबारक हो मेरी राजकुमारी। तुम्हें मेरी राजकुमारी के रूप में देखकर मैं अवाक हूँ। इस पोशाक में तुम्हें देखकर मुझे कैसा लग रहा है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी प्यारी दिवा। अर्जुन ने एक लाल गुलाब अपने होठों से लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख ईशानी के चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई। अर्जुन ने उसे फेरी लाइट्स के सजे झूले पर बिठाया और खुद रूम में चला आया। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा कप केक और एक छोटा बैग था। ईशानी के पास बैठकर उसने कप केक पर लगी कैंडल जलाई। ईशानी ने आगे बढ़कर कैंडल बुझाई और केक का छोटा सा टुकड़ा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने रिमोट से धीमी सी आवाज में म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, जिस पर टाइटैनिक का गाना बज रहा था। मेरा दिल धड़कता रहेगा, हर रात सपनों में मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। इसी से मुझे पता चलता है कि तुम आगे बढ़ते रहोगे। ईशानी के हाथ से वो टुकड़ा लेकर अर्जुन ने उसे अपने होठों में रख लिया और ईशानी को इशारा किया। ईशानी ने शर्म से नामे से रिलाया तो अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा भरा और उसके होठों को मीठा कर दिया। बेहद खूबसूरत और मदोसी भरा माहौल हो गया था। कुछ देर बाद अर्जुन ने उसे छोड़ा तो ईशानी शर्माकर उसी में आ सिमटी। उसने फिर एक बार उसे बिठाया और उसके पीछे जाकर उस बैग से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में से अर्जुन ने एक बेहद खूबसूरत डायमंड पेंडेंट निकालकर ईशानी को पहनाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे ईशु। थैंक यू मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आपको भी थैंक यू मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। आपके आने के बाद सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि मैं भी। सच कहूँ आज खुद पर घमंड करने को जी चाहता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मिसेज ईशानी अर्जुन सिंघानिया। ईशानी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा तो अर्जुन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वक्त अपनी गति से निकल रहा था। 6 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इन बीते महीनों में सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदल गया था। जैसे अर्जुन की कंपनी ने दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी अपनी पहचान बना ली थी और उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। ईशानी अपने फाइनल ईयर के पेपर दे चुकी थी, बस रिजल्ट आना बाकी था। विपुल कैसे न कैसे करके मीरा जी को शादी के टालने में कामयाब रहा और अब रमेश जी ने उसकी मेहनत और लगन देखते हुए उसको अपनी कंपनी में सीईओ बना दिया था। मीनल के साथ उसका रिश्ता और भी बेहतर हो गया था। उसके साथ रहकर मीनल भी बदलने लगी थी, रिश्तों और भावनाओं को समझने लगी थी। बस अब उन दोनों को इंतजार था
अपने इस रिश्ते को शादी के पड़ाव पर पहुंचाने का। सबसे ज्यादा अगर किसी की जिंदगी में बदलाव था तो वो थे केशव और दीपिका। पति पत्नी के रिश्ते से आगे बढ़कर अब वो मम्मी पापा बनने वाले थे, जिसकी खुशी सबके चेहरों पर साफ झलकती थी। दीपिका को 5वां महीना लगा हुआ था और अब वो घर पर अनीमा जी की देखरेख में रहती थी। दोनों सास बहू मिलकर आने वाले नन्हे मेहमान की स्वागत की तैयारियों में लगी थी। अनीमा जी दीपिका का बहुत ध्यान रखती थी। छोटी से छोटी बात को भी वो बहुत प्यार से दीपिका को समझाती थी और दीपिका भी उनकी किसी बात को नहीं टालती थी। जब से ईशानी को पता चला था कि दीपिका माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पहले वो पढ़ाई के चक्कर में उससे मिल नहीं पाई थी, इसलिए उसका मन था उस दिन उसके पास जाकर रुकने का, उसकी देखभाल करने का, पर वो अर्जुन से कह नहीं पा रही थी। अर्जुन को जब से केशव के पापा बनने के बारे में पता चला था, वो भी उसको हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ता रहता था। इस वक्त वो दोनों ऑफिस में ही थे और हर बार की तरह अर्जुन फिर उसे छेड़ रहा था। हाँ तो मैंने तुझे चालू बनाया है, तो अब तू भी मुझे मामा बनाने की तैयारी कर। वैसे भी तेरी शादी तो मुझसे भी पहले हुई थी, केशव ने भी पलटकर जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्जुन कुछ बोला नहीं। बस ईशानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और उसका वो सपना उसके जहन में कौन गया। अच्छा, वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, तू कुछ दिनों के लिए ईशानी को मेरे पास भेज दे। वो क्या है ना कि पढ़ाई के चक्कर में उन दोनों सहेलियों की बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई। अब डॉक्टर ने दीपिका को ज़्यादा देर बाहर रहने से मना किया है, पॉल्यूशन की वजह से, तो वो बोर हो जाती है। ईशानी आ जाएगी तो उसका मन कुछ दिनों के लिए बदल जाएगा। केशव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। तो पहले तो अर्जुन ने एकदम से मना कर दिया, पर फिर दीपिका के बारे में सोचकर हाँ कर दी। ठीक है, मैं उसे रोज सुबह तेरे घर छोड़ जाया करूँगा और शाम को ऑफिस से जाते समय पिक कर लिया करूँगा। अर्जुन के कहने पर केशव ने उसे घूर कर देखा तो अर्जुन ने भी उसी अंदाज में कहा, क्या? ऐसे घूर मत, मैं रात को उसे यहाँ वहाँ नहीं छोड़ने वाला। पर क्यों? वो उसके भाई का घर है, तो वो क्यों नहीं रुक सकती है वहाँ? केशव ने चिढ़ते हुए बोला। तो मैंने कब कहा कि वो उसके मामा का घर है? पर यार वो मेरा सुकून है, उसका पता नहीं, पर मैं उसके बिना अब अकेले उस कमरे में नहीं रह सकता। उसको देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। अर्जुन की आवाज़ में ईशानी के लिए बेपनाह प्यार का एहसास महसूस कर पा रहा था केशव। उसे पता था कि अर्जुन के लिए ईशानी क्या है, इसलिए उसने आगे कुछ कहा नहीं, सिवाय इतना, ठीक है भाई, मान ली तेरी बात, तो कल सुबह ले आना उसे। विपुल, हमारे रिश्ते को 7 महीने होने को आए हैं, आखिर हम शादी कब करेंगे? मीनल थोड़ी नाराजगी से बोली, तो विपुल ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, जल्दी होगी हमारी शादी, बस एक बार हम मान जाएं तो बाकी सबको मनाना मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताने की। दोनों एक होटल रूम में थे, जिसके लिए मीनल ने ही विपुल को कहा था। उसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए वो उससे अकेले में मिलना चाहती थी। विपुल ने उसकी बात मानकर ये रूम बुक कर लिया था। दोनों रूम में रखी चेयर्स पर आमने सामने बैठे थे। कॉफ़ी के 2 मग टेबल पर रखे हुए थे। इस वक्त मीनल कुछ परेशान सी लग रही थी, जिसे विपुल महसूस कर पा रहा था। पिछले 7 महीनों से तुम्हारे घर वालों से इस रिश्ते को छुपा कर रखा है हमने, पर अब और नहीं, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मीनल की आवाज़ अब बेचैन हो गई थी। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना मीनल, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। प्लीज़ तुम यूँ परेशान मत हो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विपुल उसकी बेचैनी को महसूस कर पा रहा था। मीनल ने विपुल की आंखों में देखा तो उसे अपने लिए बेहद प्यार नजर आया, पर मीनल की आंखें भर आईं। हे, क्या हुआ मीनल? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, बताओ मुझे। विपुल उठकर उसके पास आकर बैठ गया और उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लिया। आई एम प्रेग्नेंट विपुल। मीनल रोती हुई उसके कंधे से आ लगी। ये सुनकर विपुल शॉक्ड रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम सच कह रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन, आई एग्री दैट आई हैव फिजिकल रिलेशनशिप, बट आई ऑलवेज टेक केयर, सो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। विपुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ये सच है विपुल, आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट, मैंने कंफर्म किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। माँ को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। मैं क्या करूं?
मीनल घबराहट और रोने की वजह से कांप रही थी। विपुल ने 2 मिनट पहले खुद को शांत किया और फिर मीनल को चुप कराया। देखो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर इसमें मेरी गलती ज़्यादा है। मैं तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही शादी करेंगे। मुझे तुम और हमारा बेबी दोनों ही बहुत प्यारे हो। तुम दोनों में से मैं किसी को नहीं खो सकता। आई रियली लव यू, एक्चुअली बोथ ऑफ यू। विपुल ने मीनल के माथे को चूमते हुए कहा। फिर तुम्हारी मॉम। मीनल अब शांत हो गई थी, पर मीरा जी को लेकर वो भी परेशान थी। मैं मना लूंगा उन्हें, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मीनल को साइड से किया और दोनों वहां से निकल गए। मीनल को तो समझा दिया था उसने, पर वो खुद चीजों को कैसे संभालेगा। विपुल का दिमाग उलझ चुका था। जितनी जल्दी हो उसे अपने घर वालों से बात करनी थी। सबसे जरूरी अपनी मॉम को इस शादी के लिए मनाना था। अर्जुन घर आया तो उसने राधा जी और ईशानी को हॉल में ही पाया। दोनों सास बहू आपस में शाम की चाय के साथ बातें कर रही थी। दादू और दादी बाहर सैर के लिए गए थे, जिसके लिए अर्जुन ने ही उनको मनाया था। अर्जुन उन दोनों के पास आकर बैठा, जिससे ईशानी थोड़ी हिचक गई। वो उठने लगी तो राधा जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कहाँ जा रही हो बेटा, यहीं बैठो। उनकी बात सुनकर ईशानी सकुचा गई। वो माँ, ये अभी आए हैं तो इनके लिए चाय ले आती हूँ मैं। ईशानी बहुत धीरे से बोली तो अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा दिया। शादी को इतने महीने हो गए, पर अभी भी इसका यूं शर्माना अर्जुन के दिल को बेचैन कर जाता था। बड़ों के सामने ईशानी आज भी अर्जुन के सामने आने पर झिझकती थी, पर सब ये बात जानते थे अनाया तो उसे जानबूझकर छेड़ती थी, जिससे ईशानी और भी ज्यादा शर्मा जाती। ईशानी के जाने के बाद अर्जुन ने राधा जी को अपनी और केशव के बीच हुई बात बताई, तो राधा जी भी अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे तुम्हारा आगे का क्या ख्याल है। वो माँ, अभी पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें पूरे करने में लगे हुए हैं। उसके बाद फिर सोच रहा हूँ कि अब बिजनेस को इंटरनेशनली भी बढ़ाऊंगा। केशव से इस बारे में भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी मेरी बात से सहमत है। अर्जुन अपनी धुन में बोल रहा था कि राधा जी ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, बिजनेस के अलावा भी कुछ सोचता है तुझे। मैं क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बता रहा है। आपने ही तो आगे के बारे में पूछा था, तो वही तो बताया मैंने। अर्जुन ने हैरानी से राधा जी की तरफ देखते हुए कहा। तो राधा जी बोली, अपने दोस्त को देख, उसकी वजह से अनिमा जी का प्रमोशन हो गया। मेरा प्रमोशन कब होगा, इस बारे में पूछ रही हूँ मैं। अर्जुन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने राधा जी से पूछा, प्रमोशन कैसे। मुझे आपकी बात सच में समझ में नहीं आई माँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़के का। राधा जी खींचते हुए बोली। तभी अनाया उनके पास आकर बैठते हुए बोली, भाई मैं बुआ कब बनूंगी। मुझे कैसे पता होगा, अर्जुन तुरंत बोला। तो अनाया ने राधा जी की तरफ देखते हुए कंधे उचकाए और बोली, आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। माँ के कहने का मतलब है कि अब हमें भी प्रमोशन चाहिए। अब आप बताइए कि हम दोनों कब दादी और बुआ बनेंगे। अब जाकर अर्जुन को समझ आया तो वो बुरी तरह से झेप गया और उठते हुए बोला, वो मुझे एक जरूरी काम याद आया, मैं रूम में जा रहा हूँ। वो जल्दी से कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल गया। ईशानी जो चाय लेकर उधर ही आ रही थी, उसने अर्जुन को जल्दी में कमरे की तरफ जाता देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो चाय लेकर राधा जी के पास चली गई। माँ, आपकी चाय। वो तो आपके पास बैठे थे ना, तो फिर यूं अचानक उठकर क्यों चले गए। आपके साथ बैठकर चाय पी लेते। ईशानी बोली तो अनाया उठते हुए उसके पास आई और उसके साइड कंधे पर हाथ टिकाते हुए बोली, वो भाभी, बात ऐसी है कि मैंने और माँ ने उनसे एक सिंपल सा सवाल किया था और वो उसका जवाब दिए बिना यहाँ से निकल गए, पर शायद आप जवाब दे पाए। ईशानी ने एक बार राधा जी की तरफ देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और फिर धीरे से अनाया से बोली, ऐसा क्या पूछ लिया आपने उनसे जिसका जवाब उनके पास नहीं था। यही कि मैं और माँ कब बुआ और दादी बनेंगे। चलिए अब आप बता दीजिए। अनाया आंख मारते हुए बोली। उसका सवाल सुन ईशानी के गाल शर्म से लाल हो गए और नजरें जमीन पर टिक गईं। ओहो, मेरी प्यारी भाभी, आप कितनी प्यारी प्यारी लगती हैं इस तरह शर्माते हुए। बताइए ना, मैं उनको चाय देकर आती हूँ। ईशानी सिर्फ इतना ही कह पाई और शर्माते सकचाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर भी उसके कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। राधा जी और अनाया जी की बात सुनकर अर्जुन न जाने कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोच सोच कर ही वो लाल हुई जा रही थी। ईशानी के जाने के बाद अनाया और राधा जी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। 1 साल होने को आया,
पर भाभी आज भी यूं शर्माती हुई कितनी प्यारी लगती है ना माँ। अनाया राधा जी के कंधे से सिर टिकाते बोली। हाँ सच, आज के जमाने में ऐसी सौम्यता और सुशीलता कहाँ देखने को मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है इन दोनों को साथ देखकर। अर्जुन ने इस रिश्ते को बेहद संजीदगी से निभाया है। उसके बिना कहे वो उसकी खामोशी तक समझता है। तो भाई ईशानी भी बिना कोई सवाल उसके दिखाए रास्ते पर चलती है। ईशानी ने घर के बड़ों को पूरा मान सम्मान देते हुए हम सबके दिल में अपनी एक खास जगह बना ली है। पिताजी सही कहते थे, अर्जुन कभी इस घर परिवार को बिखरने नहीं देगा। मीरा ने इतना कुछ किया पर ईशानी ने उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। बस हंसती मुस्कुराती हुई अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाती है। राधा जी ने अनाया के सर सहलाते हुए बोली। तो अनाया फिर मजाक में बोली, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मम्मा। बस अब हमें भी जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। हाँ प्रमोशन मिल जाएगा, पर मैं उन दोनों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। दोनों खुद समझदार हैं और अपनी जिंदगी को लेकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। राधा जी ने अनाया को समझाया। तो अनाया सुन के गले लगते हुए बोली, आप ना सच में बहुत ही अच्छी मॉम और सास हो। चाहे भाई हो या मैं हूँ या भाभी, आप हम सबको बहुत अच्छे से समझाती हो। आई लव यू सो मच मम्मा। ईशानी चाय लेकर कमरे में पहुंची तो अर्जुन लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए था। उसे पता था ईशानी कमरे में आ गई है, पर अभी भी वो असहज सा था। वहीं ईशानी भी चुपचाप आगे आकर टेबल पर चाय रखकर वापस जाने लगी। कुछ बोलने या सुनने की हालत में नहीं थे दोनों। वापस जाने के लिए वो जैसे ही पलटी, उसका पैर नीचे पीछे कारपेट में उलझ गया। वो नीचे गिरती इससे पहले ही अर्जुन ने फुर्ती से उसका हाथ थामकर अपनी ओर खींच लिया और वो उसके सीने से आ लगी। कहाँ वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और कहाँ अब दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस कर पा रहे थे। तुम ठीक हो? अर्जुन ने अपने सीने से लगी ईशानी के सर को सहलाते हुए पूछा। तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अर्जुन ने उसे अपने सामने किया तो उसकी आंखें झुकी हुई थीं और शरीर में हल्की सी कंपन थी। कितनी प्यारी लगती हो तुम इस तरह शर्माते हुए ईशु। वैसे एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने महीने हो गए और तन से मन से हम एक दूसरे के हो चुके हैं, तो फिर भी मुझसे तुम्हारा यूं शर्माना क्यों? उसकी बात सुनकर ईशानी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर पलकें झुकाते धीरे से बोली, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। नजरें खुद ही झुक जाती हैं मेरी। हो ईशु, और तुम्हारा यूं शर्माना मुझे हर बार पागल कर देता है। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। अर्जुन का उसका माथा चूमना उसे एक अजीब सा सुकून और सुरक्षित महसूस करवाता था। अच्छा वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अर्जुन ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसकी बगल में बैठ गया। और क्या है वो सरप्राइज? ईशानी ने हैरानी वाले भाव से पूछा। तो अर्जुन ने उसे नामे इशारा करते हुए कहा, अगर बता दिया तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। बस इतना समझ लो, तुम्हें सुबह 9 बजे बिल्कुल तैयार रहना है, समझी। ईशानी ने आगे कोई जिद नहीं की, बस हाँ में सिर हिला दिया। सुबह करीब पौने 9 बजे तक ईशानी और अर्जुन तैयार होकर नाश्ता कर चुके थे। राधा जी ने सभी को बता दिया था कि वे दोनों कहाँ जा रहे थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। ईशानी ने आज आसमानी रंग का अनारकली कुर्ता पहना हुआ था। पूरे श्रृंगार के साथ उसका रूप और भी निखर उठा था। अर्जुन ने जब उसे देखा तब से ध्यान भटक रहा था उसका। बाहर आकर अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ईशानी चुपचाप अंदर बैठ गई। उसे पता था कि अर्जुन की नजरें उस पर ही टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठते हुए अर्जुन बोला, सच कहूँ अब तुम्हें देखने के बाद मन कर रहा है कि तुम्हें यह वाला सरप्राइज न देकर कहीं और ले चलूं। वैसे आपने अभी तक नहीं बताया कि मेरा सरप्राइज क्या है, और वैसे आप कहीं और जाने की बात क्यों करने लगे? ईशानी अभी उलझन में ही थी, क्योंकि मुझे मॉम ने कल प्रमोशन के लिए पूछा था। अर्जुन ने जैसे ही ये कहा, ईशानी ने शर्माते हुए चेहरा बाहर की तरफ कर लिया। अचानक ही उसके दिल में हजारों तितलियां उड़ने लगीं। ईशानी को शर्म से लाल देख अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने ईशानी का हाथ थामा और पूछा, क्या तुमसे भी कुछ कहा उन्होंने? ईशानी को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे खामोश देखकर अर्जुन बोला, वैसे तुम्हें हमारी शादी की एनिवर्सरी याद है ना? उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखों में 3 महीने पहले उनकी शादी की सालगिरह का दिन याद आ गया। फ्लैशबैक। घर में सब बेहद खुश थे और सबसे ज्यादा राधा जी, क्योंकि आज ईशानी और अर्जुन की शादी को 1 साल पूरा हो गया था। सुबह रेडी होकर दोनों नीचे आकर सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया।
हाँ तो क्या प्लान है आज आप दोनों का? अनाया ने ईशानी के गले में हाथ डालते हुए कहा। तो उसने शर्म से नजरें झुका ली। उसे चुप देख अर्जुन बोला, दादू दादी बेशक आज का दिन बहुत खास है, पर हम दोनों घर पर ही आप सबके साथ समय बिताना चाहेंगे, है ना ईशानी? उसकी बात सुनकर कांता जी और राम नरेश जी बहुत खुश हो गए। आखिर बच्चों ने उनके लिए सोचा। अर्जुन की बात सुनते ही विपुल बोला, भाई तो फिर क्यों ना घर पर ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया जाए, बस हम सब लोग। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही अनाया बोली, हाँ ये सही रहेगा, केशव भाई और दीपिका भाभी को भी बुला लेते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। तो अनाया फिर बोली, तो फिर ठीक है, मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक ना भाई आप भाभी को ढेर सारी शॉपिंग करवा दीजिए, आखिर उन्हें आज सबसे अलग जो दिखना है। उसने ईशानी को धीरे से कंधा मारते हुए कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो वो दोनों पहले मंदिर और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए। घर पर सब अरेंजमेंट्स का जिम्मा विपुल और अनाया का था, तो वो दोनों अपने काम पर लग चुके थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अनाया और विपुल ने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया था। केशव और दीपिका भी पहुंच चुके थे। दीपिका माँ बनने वाली थी, जिसके कारण वो और भी खूबसूरत लग रही थी। राधा जी और कांता जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और काफी सारी अच्छी अच्छी नसीहतें दी। दीपिका को देख कांता जी ने राधा जी को देखा और फिर धीरे से बोली, बहू अब तो मुझे भी परदादी बनने का सुख चाहिए। 1 साल पूरा हो गया इन दोनों को भी, अब अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या कहती हो? दादाजी दीपिका की तरफ देख मुस्कुराती बोली, कह तो आप सही रही हो माँ, आप ही बात करिए इस बारे में। हाँ, कांता जी कुछ सोचते हुए बोली। कुछ देर बाद अर्जुन और ईशानी नीचे पहुंचे तो उन्हें देखकर सबके मुंह से एक साथ निकला, परफेक्ट। दोनों ने आज कपड़ों को लेकर ट्विनिंग की हुई थी। ईशानी ने लाल रंग की बनारसी साड़ी के साथ 16 श्रृंगार किया था, तो वहीं अर्जुन ने लाल रंग की शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहना था। दोनों के नीचे आते ही केशव ने उन दोनों को गले लगाते हुए सालगिरह की बधाई दी। ईशानी सीधा दीपिका के पास पहुंची तो दोनों सहेलियां बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को देख बहुत भावुक हो गई। ईशानी अपनी पढ़ाई के चलते और कहीं समय दे ही नहीं पा रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे हर हाल में अर्जुन का सपना पूरा करना था। सबके बीच हंसते मुस्कुराते माहौल में सालगिरह का केक काटा गया। सबने उन दोनों को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी कांता जी बोली, अर्जुन ईशानी आज मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। जी दादी, कहिए ना। अर्जुन और ईशानी एक साथ ही बोले तो दादी ने मुस्कुराते हुए राधा जी की तरफ देखा, जो अपनी पलकें झपकाकर उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। भाई बात ऐसी है कि अब हम भी अपने परपोते या परपोती का मुंह देखना चाहते हैं, क्या पता कब ऊपर से बुलावा आ जाए। कांता जी ने सीधे शब्दों में अपनी बात कही तो सबके चेहरे खिल उठे और अर्जुन और ईशानी शर्मा गए। राधा जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए यही बात दोहराई तो ईशानी शर्माकर वहां से चली गई और सब मुस्कुराने लगे। बेहद सादा होते हुए भी अर्जुन और ईशानी की सालगिरह का दिन बहुत खास था, क्योंकि वो सबके साथ सबके बीच थे। वैसे भी ईशानी की पढ़ाई के कारण अर्जुन कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसे स्पेशल फील करवाने का इंतजाम भी उसने कर लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद रात को अर्जुन अपने कमरे और ईशानी को अनाया अपने कमरे में ले गई। ईशानी का मन तो नहीं था आज, पर उसने इतने प्यार से कहा कि वो मना ही नहीं कर पाई। लगभग 1 घंटे तक अनाया ने इधर उधर की बातों में ईशानी को उलझाए रखा और आखिरकार उसने ईशानी को अपने कमरे में भेज दिया। ईशानी कमरे के बाहर थी तो देखा दरवाजा बंद था। उसने बिल्कुल धीरे से नॉक किया तो अर्जुन ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और बाहर आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी सरकत पर ईशानी चौंकी तो अर्जुन ने उसे चुप करवाते हुए कहा, क्या कर रही हो, धीरे बोलो, सब सो चुके हैं। उसने कमरे में आकर पहले दरवाजा बंद किया और फिर ईशानी की आंखों की पट्टी हटाई। ईशानी ने आंखें खोली तो देखा अर्जुन ने सोफे और सेंटर टेबल को लाल और सफेद गुलाबों से सजाया हुआ है और पीछे की तरफ हैप्पी एनिवर्सरी इशू का बैनर लगाया हुआ है। सेंटर टेबल पर छोटा सा केक था जिस पर हैप्पी एनिवर्सरी टू अस लिखा हुआ था। ईशानी हुई खड़ी रहती अगर अर्जुन उसके कंधे पकड़कर आगे नहीं लाया होता। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो ईशु, अर्जुन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा तो ईशानी उसके सीने से लगते हुए बोली, आपको भी, बोलो क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, वैसे तो
आपने बिना कहे सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी, पर फिर भी तोहफे के रूप में नहीं, आपके आशीर्वाद के रूप में सिर्फ आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए, और कुछ नहीं। पर मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आखिरी बात बोलते हुए उसकी आवाज़ में मायूसी उतर आई थी। उसकी मायूसी महसूस कर अर्जुन ने उसे प्यार से देखा और बोला, यह साथ तो अब कभी नहीं छूटने वाला। और रही बात मुझे तोहफा देने की, तो मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा तुम ही दे सकती हो, और कोई नहीं। याद है ना दादी ने क्या कहा है? बस तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं, फिर हम दादी की बात पर गौर करेंगे, ठीक है? अर्जुन शरारत से बोला तो ईशानी ने शर्म से नजरें झुका लीं। वैसे किसी ने मुझे अपने सपने के बारे में भी बताया था, तो उसका सपना पूरा करना भी तो पड़ेगा ना। मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब तुम माँ। अर्जुन बोल ही रहा था कि ईशानी शर्म से पलट गई और वहां से जाने लगी, पर अर्जुन की मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को थाम लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रख बोला, ओ ईसु, कितना खूबसूरत होगा ना बोला माँ, जब वो हमारी गोद में होगा। वर्तमान ईशानी को खोया हुआ देख अर्जुन बोला, कहाँ खो गई ईसु? ईशानी उसकी बात सुनकर अपनी यादों से बाहर आई तो शर्म की लालिमा ने उसके चेहरे की रंगत को और बढ़ा दिया था। वो अभी मेन रोड की तरफ मुड़े तो ईशानी को विपुल की गाड़ी दिखाई दी, जिसमें उसके साथ मीनल भी थी। वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर थे। गाड़ी रोकिए, ईशानी ने जैसे ही कहा, अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाई और बोला, क्या हुआ? यूं अचानक ब्रेक लगाने के लिए क्यों कहा? ईशानी ने अर्जुन को सामने की तरफ इशारा किया, जहां विपुल और मिनल गाड़ी में बैठे थे। दूर से देखने पर इतना तो पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच कोई गड़बड़ थी। मीनल रो रही थी और विपुल उसे चुप करवा रहा था। ये दोनों यहाँ ऐसे, क्या बात हो सकती है? ये कहते हुए अर्जुन गाड़ी से उतरने लगा तो ईशानी ने उसकी बाह पकड़कर रोक दिया। अभी मीनल भी उसी के साथ है। यूं अचानक उसके सामने जाकर कुछ पूछना ठीक नहीं होगा अर्जुन, और मुझे वो दोनों ही कुछ परेशान लग रहे हैं। अच्छा होगा आप विपुल से अकेले में बात करें। अर्जुन को ईशानी की बात सही लगी और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में खामोशी थी, क्योंकि दोनों ही विपुल और मीनल को साथ देकर कुछ परेशान से थे। मीनल की प्रेगनेंसी कंफर्म थी और अब तक विपुल ने घर पर कोई बात नहीं की थी। हॉस्पिटल से निकलकर विपुल ने जैसे तैसे समझा बुझाकर मीनल को वापस भेज दिया था, पर अब वो और ज्यादा देर नहीं कर सकता था। मीनल घर पहुंची तो मामी ने आज पूरी सब्जी बनाई थी। मीनल जब खाना खाने बैठी तो खाना देख उसका जी मिचलाने लगा। वो तेजी से उठकर बाथरूम की तरफ भागी तो मामी का दिमाग ठनक गया। क्या हुआ मीनल? बाथरूम से बाहर निकलती मीनल से मामी ने पूछा तो वो एकदम सकपका गई। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही खाना खाने का मन नहीं था। मीनल मामी से नजर चुराती हुई बोली, कौन सा महीना चल रहा है? मामी के चेहरे पर सख्त भाव देखकर मीनल डर गई और माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोली, महीना? कैसा महीना? आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीनल पूरी कोशिश कर रही थी अपने डर को छुपाने की, पर मामी के अनुभवी और साथी नजरों से वो बच नहीं पाई। तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या पूछ रही हूँ। या तो मुझे साफ साफ बता या फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। मैं अपना शक झूठा साबित करना चाहती हूँ। इस बार मामी ने जबरदस्ती के भाव से कहा तो मीनल के आंसू निकल आए और उसने सारी बात मामी को बता दी। उसकी बात सुनकर मामी हैरान थी, पर अंदर ही अंदर खुश भी थी। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कहीं उस विपुल ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मामी ने अपना बिलाप चालू कर दिया। मीनल अब खुद हैरान परेशान अपनी मम्मी को देख रही थी कि उन्होंने कभी मीनल और विपुल को उनकी नजदीकियों को लेकर नहीं टोका था। तू चल मेरे साथ, मामी एकदम से खड़े होते हुए बोली। पर कहाँ? मीनल ने चौंकते हुए पूछा। सिंघानिया हाउस, और कहाँ? उन्हें भी तो अपने लाडले की करतूत पता चले। मामी पूरे गुस्से में थी। अभी नहीं मम्मी, विपुल ने वादा किया है कि वो हम दोनों के लिए घर पर बात करेगा। उसने मुझसे कहा है वो मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को जरूर अपनाएगा। आप प्लीज शांत हो जाओ। मीनल ने जैसे तैसे अभी के लिए मामी को शांत तो करवा दिया था, पर वो खुद बहुत ही ज्यादा हारी हुई थी। अर्जुन ने गाड़ी पार करके ईशानी की तरफ का दरवाजा खोला। वो बाहर आई तो चौंक गई। दोनों इस वक्त केशव के घर के बाहर थे। ईशानी के चेहरे पर चमक आ गई। वो तो खुद ही अर्जुन से कहना चाहती थी कि उसे दीपिका से मिलना है, और देखो अर्जुन बिना बोले उसे भी ले आया।
आप कैसे समझ जाते हैं मेरे दिल की बात? ईशानी ने यह बात बिल्कुल धीरे से बोली थी, पर अर्जुन को सुनाई दे गया। क्योंकि तुम्हारा दिल ना मेरे पास है, वो मुझे सब बता देता है, जो तुम नहीं भी कहती ना, वो भी। अर्जुन ने कहते हुए आंख मार दी, जिससे उसके गाल लाल हो गए। अंदर आते अर्जुन ने उसे सुबह छोड़ने और शाम को वापस ले जाने के बारे में बताया, जिससे वो थोड़ी गुस्सा हो गई। पर मैं दीपिका के साथ रुकना चाहती थी, उसने थोड़ा उदास मन से कहा। तो अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा, तुम मेरा सुकून हो और तुम सोच लो कि क्या करना है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने सिर्फ इतना कहा, और आप मेरा अभी भी रात को रुकना है? अर्जुन ने शरारत से पूछा। तो ईशानी ने गर्दन नीची कर ना में सिर हिला दिया। यह देख अर्जुन के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सबसे पहले ईशानी अनीमा जी से मिली और फिर महेश जी से, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। ईशानी की आवाज़ से केशव दीपिका को अपने साथ बाहर ले आया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा तो खुशी के मारे आंखें नम हो गईं। लो भाई, अब भी आंसू? यार कोई तो मौका छोड़ दिया करो आंसू बहाने का, केशव ने ईशानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो सब मुस्कुरा उठे। कैसी हो दीपिका? अर्जुन ने आगे बढ़ दीपिका के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, बस ये नन्हा शैतान अब परेशान करने लगा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो आने दो उस दुनिया में, उसे ढेर सारा प्यार करके उसकी शरारतों को बदल लिया जाएगा। अर्जुन हंसते हुए बोला तो केशव बोला, प्यार करने से तो बिगड़ जाएगा है ना? नहीं नहीं, मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगा। तू उसे ज्यादा लाड मत करना, समझा? मैं तो करूंगा, तू रोक के दिखाना। उसे इतना लाड करूंगा कि तेरी नाक में दम करके रख दे वो। अर्जुन केशव को चिढ़ाते हुए बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपने होने वाले भांजी या भांजी को इतना बिगाड़ूंगा कि वो तुम दोनों के काबू में ही नहीं आएगा। केशव फिलो फिलो में बोल रहा था, जिसकी वजह से ईशानी और अर्जुन झेप गए और दीपिका, अनिमा जी और महेश जी दबी सी हंसी हंस रहे थे। वापिस चलें, देर हो रही है। अर्जुन अपनी जेब छुपा बात बदलते हुए बोला। तो केशव ने चिढ़ते हुए बोला, अच्छा बच्चू, बात बदलने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे चाचू बनाया तो मुझे भी तो अब मामू बनना है। तू चल रहा है या मैं अकेले ही चला जाऊं? आज अर्जुन के चेहरे पर भी शर्म भरी हल्की सी झिझक थी। मैं ईशानी तो अपनी नजरें उठा ही नहीं पा रही थी। इन दोनों का तो यूं ही चलता रहेगा। दीपिका बेटा, तुम ईशानी को अपने कमरे में ले जाओ, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवा देती हूँ। अर्जुन बेटा, तुम भी नाश्ता करके जाना, अनिमा जी ने उसकी तरफ आते हुए कहा। नहीं आंटी, हम नाश्ता करके ही आए हैं, अर्जुन ने बड़ी आदर के साथ कहा और फिर केशव को खींचते हुए वहां से ले गया। जाते जाते उसने ईशानी को शाम को लेने आने का इशारा कर दिया। ऑफिस में काम करते हुए अर्जुन का ध्यान एक बार फिर विपुल और मीनल में अटक गया। वो दोनों साथ, और वो भी हॉस्पिटल में। क्यों? क्या वजह हो सकती है? क्या मुझे विपुल से बात करनी चाहिए? अपने ही विचारों में उलझा हुआ रहता वो, अगर केशव ने उसके केबिन में आकर उसे पुकारा ना होता। क्या भाई, कहाँ खोया हुआ है? केशव ने भौहें उचकाते हुए पूछा। तो अर्जुन ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर केशव भी थोड़ा चौंक गया और बोला, मुझे लगता है कोई बड़ी गड़बड़ है। तुझे विपुल से अकेले में बात करनी चाहिए, तभी सारा मामला समझ आएगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। शाम को केशव और अर्जुन दोनों एक साथ ही निकले, क्योंकि दोनों की मंजिल आज एक ही थी। घर पहुंचकर अनीमा जी ने सबके लिए चाय नाश्ता लगवाया। दीपिका और ईशानी भी बाहर हॉल में ही बैठ गई थी। दोनों के चेहरे की चमक बता रही थी कि आज दोनों कितनी खुश थीं। चाय नाश्ता कर ईशानी अर्जुन के साथ कल आने के लिए बोलकर निकल गई। एक नई खुशनुमा सुबह के साथ सिंगानिया हाउस के दिन की शुरुआत हुई। ईशानी ने भगवान की पूजा कर सबको आरती दी और फिर रसोई में राधा जी के पास चली गई। रमेश जी, महेश जी, दादू दादी, विपुल सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ थे। राम नरेश जी और कांता जी हर रोज अपने परिवार को एक साथ खुश देखकर फूले नहीं समाते थे। मीरा जी बेशक किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, पर उन्होंने भी बेवजह किसी बात को लेकर ज़्यादा खींचातानी नहीं की। ईशानी के आने से पहले मीरा जी का स्वभाव सबके साथ बहुत ही अच्छा था, पर ऋषिता के चले जाने के बाद वे खुद ही सबसे कटी हुई रहती थी। उनके मन में अभी भी ईशानी को लेकर एक गांठ थी, जो ना जाने कभी सुलझेगी भी या नहीं। मीरा जी विपुल के लिए लड़कियां देख रही थीं। आज भी उन्होंने सबके सामने बैठे हुए विपुल के सामने एक सुंदर सी लड़की का फोटो रखा और बोली, ये देख, अनवी नाम है इसका, मेरी दूर की मौसी के रिश्ते में है।
अच्छे खाते पीते खानदान की है। ये बात उन्होंने अर्जुन को सुनाकर कही थी। देख तो कितनी सुंदर है, एकदम दूध जैसी गोरी। मीरा जी अपनी धुन में बोल रही थी। इसे देख राम नरेश जी के साथ साथ सब टकटकी लगाए उन्हीं की तरफ देख रहे थे। विपुल जो पहले से ही परेशान है वो चिढ़ते हुए बोला, आपको कहा ना मम, आप लड़कियां ढूंढना बंद करिए। अगर मुझे शादी करनी भी होगी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। विपुल ने सीधा सपाट सा जवाब दिया तो मीरा जी गुस्से में बोली, ऐसे कैसे? तू वहीं शादी करेगा जहां मैं चाहूंगी। जी नहीं, ये और किसी के साथ नहीं, सिर्फ मेरी मीनल के साथ शादी करेगा, और वो भी जल्द से जल्द। ये आवाज़ थी मीनल के साथ अंदर आती हुई मामी जी की, जो इस वक्त बेहद गुस्से में थी। सबकी नजरें मामी और मीनल की तरफ घूम गई। मामी ने मीनल को लगभग खींचते हुए अंदर लेकर आई। मीनल की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई हुई थी। विपुल ने जब मीनल को इस तरह देखा तो वो तुरंत ही उठकर मीनल के पास आया और उसे संभाला। सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। राधा जी और ईशानी भी मामी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गई थी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मीरा जी मामी के सामने आकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बकवास? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो कह रही हूँ जो सच है। आपकी विपुल की शादी मेरी मीनल से ही होगी। मामी की आवाज़ भी ऊंची थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। अब की बार राम नरेश जी बेहद सख्त आवाज़ में बोले तो मामी और मीरा दोनों ही एकदम खामोश हो गईं। राम नरेश जी ने सीधा विपुल से सवाल किया, मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता हूँ, आखिर ये सारा माजरा क्या है? रमेश जी और अशोक जी दोनों हतप्रभ से थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ईशानी और राधा जी भी जड़बत थीं, पर अर्जुन बेहद बारीकी से विपुल और मीनल के हाव भाव को नजर रखे हुए था। उसने सोचा था कि वो विपुल से बात करेगा कि ये सारा चक्कर क्या है, पर लगता है कि अब सब साफ हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप वहां खड़ा था। ईशानी ने परेशान नजरों से अर्जुन की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा कर दिया। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए। मेरी बेटी आपके पोते के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो कहीं और शादी कैसे कर सकता है? मामी की आवाज़ में बेहद गुस्सा और चिढ़ थी। उनकी आवाज़ सुनकर सारा सिंघानिया खानदान बुरी तरह चौंक गया। विपुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसने अभी भी मीनल को संभाला हुआ था। सारे लोग यह खबर सुनकर जड़ हो गए। अर्जुन और ईशानी के दिमाग में हॉस्पिटल वाली बात घूमने लगी। राम नरेश जी कुछ कहते इससे पहले ही मीरा जी भड़कते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों माँ बेटी का? ये कैसी घटिया इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पर? वो ऐसा नहीं कर सकता। अपना यह नाटक कहीं और जाकर दिखाना। मीरा जी की बात से मामी का पारा हाई हो गया। वो कुछ कहती इससे पहले विपुल ने आगे बढ़कर मीरा जी के सामने खड़े होकर बोला, ये सच है मॉम, मैं और मीनल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं आप सबको बताना ही वाला था, पर उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सबको चटाक की आवाज़ सुनाई दी। विपुल अपने गाल को सहलाते हुए खड़ा था और मीरा जी ने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो उसे मारती इससे पहले ही अर्जुन ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, जो होना था हो चुका चाची, इस तरह विपुल पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। वो कह चुका है कि वो और मीनल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सबकी भलाई अब इसी में है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए राम नरेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी अर्जुन की बात पर सहमति जता दी। जो हुआ वो बहुत ही गलत था। तुमने मर्यादा भंग की है विपुल, पर तुम्हारी वजह से मैं सिंघानिया खानदान के नाम पर कोई गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अपने घर और परिवार के सम्मान के लिए मैं तुम्हारी और मीनल की शादी की इजाज़त देता हूँ, पर इसी के साथ तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। तुम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ सिंघानिया हाउस में नहीं रहोगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अपना फैसला सुनाकर राम नरेश जी अपने कमरे में चले गए। कांता जी भी बेहद शांत और उदास मन से उनके पीछे पीछे चली गई। राम नरेश जी की बात सुनकर मामी पहले तो चौंक गई, पर फिर कुछ सोचकर एक कुटिल मुस्कान उनके होठों पर आ गई, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से सबसे छुपा लिया। कर दो बेदखल, पर तुम सभी इन दोनों को वैसे ही घर में लेकर आओगे। आखिर में राज तो मेरी ही बेटी का होगा। मामी अपनी ही सोचों में गुम रहती अगर मीरा जी नहीं बोलती। चाहे जो हो, इस लड़की की शादी मेरे बेटे से नहीं हो सकती। उन्होंने विपुल की तरफ देखा और गुस्से से बोली, अगर तूने इससे शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा विपुल। अब तू सोच ले कि तू क्या चाहता है। विपुल के कुछ कहने से पहले ही मामी मीरा जी से बोली,
विपुल को कुछ कहने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। ये बात सुनकर वहां खड़ी राधा जी और ईशानी को अजीब लगी, पर उन्होंने उस वक्त खामोश रहना ही ठीक समझा। जो बात करनी है यही सबके सामने होगी, सबके बीच होगी। अब की बार अशोक जी बोले, जो इतनी देर से चुपचाप ये सारा तमाशा अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। अशोक जी की बात सुनकर मीरा जी ने एक उड़ती सी नजर उन पर डाली और फिर चिड़ी हुई आवाज में मामी से बोली, ये सही कह रहे हैं, आपको जो भी कहना है यही सबके सामने कहिए। सोच लीजिए, क्या पता आपके मतलब की ही कोई बात हो, वो भी ऐसी बात जो सबके बीच में कही नहीं जा सकती। मामी ने फिर अपना दांव खेला, तो इस बार रमेश जी ने राधा जी, अर्जुन और ईशानी को वहां से चले जाने का इशारा किया और खुद अशोक जी को कहकर ऑफिस के लिए निकल गए। राम नरेश जी ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए अब किसी के पास बहस करने के लिए कुछ नहीं था। विपुल अगर मीनल से शादी करता है तो उसे सिंघानिया हाउस से जाना ही पड़ेगा। आखिर इतनी बड़ी गलती उससे हुई कैसे? बस एक अच्छी बात यह थी कि विपुल ने समझदारी दिखाते हुए अपनी गलती मानी और मीनल की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। अर्जुन और ईशानी अपने कमरे में चले गए और राधा जी अपने कमरे में। अब हाल में सिर्फ मामी, अशोक जी, मीरा जी, विपुल और मीनल ही थे। बोलिए, क्या कहना है आपको अकेले में? अशोक जी सख्त लहजे में बोले तो मामी मीरा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, और वो भी हम दोनों के बीच। उनके इस अड़ियल बर्ताव को देखते हुए अशोक जी का गुस्सा बढ़ने लगा, पर उनके बोलने से पहले ही मीरा जी बोल पड़ी, चलिए मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं और उनके पीछे पीछे मामी भी चली गईं। अशोक जी खुद को यूं नजरअंदाज देख गुस्से में वहां से चले गए। विपुल भी मामी के अकेले में बात करने की बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका सारा ध्यान मीनल पर था। उसने मीनल को शांत करवाया और उसका साथ देने की अपनी बात दोहराई, मगर विपुल, दादू और बाकी सब घरवाले हमसे बहुत नाराज हैं। अगर हम दोनों शादी करते हैं तो तुम अपने परिवार से दूर हो जाओगे, और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मीनल के दिल में बेचैनी थी। इस बार उसकी मंशा गलत नहीं थी। बेशक उसने इस रिश्ते की शुरुआत लालच में की थी, पर उसने महसूस किया कि विपुल ने उसे दिल से प्यार किया है। नहीं तो जिस हालात में वो इस वक्त वो है, विपुल उसे अपनाने से आराम से इनकार कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या हुआ मीनल? सब नाराज हैं तो हम दोनों मिलकर उन सबको मना लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है, सब ठीक हो जाएगा। विपुल मीनल को समझा रहा था कि मीरा जी और मामी वापस हॉल में आ गईं। मीरा जी ने आते ही मीनल के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मीनल बेटा, चाहे कोई माने या ना माने, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, वो भी आज ही मंदिर में। आज से मैंने तुम्हें अपने बेटे की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चलो वासु, पहुंचो और घर जाकर शादी की तैयारी करो। शाम को 4 बजे तुम दोनों की शादी होगी। मीरा जी का यह नया रूप देखकर विपुल और मीनल भौचक्के रह गए। यह अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दोनों की समझ से बाहर था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर एक बार मीरा जी को देखने लगे। आप सच कह रही हो मॉम? विपुल ने हैरानी से मीरा जी से पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, जिससे विपुल और मीनल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा मीरा जी, मंदिर में मिलते हैं शाम को 4 बजे। इतना कहकर मामी और मीनल चले गए और विपुल ने मीरा जी से पूछा, मम, वो आंटी ने ऐसा क्या कहा जो आप इस शादी के लिए एकदम तैयार हो गई? विपुल की बात सुनकर मीरा जी के कानों में मामी की बात गूंज गई, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचो। शाम के 4 बजे तक सारी तैयारियां करनी है। चलो काम पर लग जाओ। ईशानी और अर्जुन परेशान से अपने कमरे में थे। विपुल और मीनल के बारे में सुनकर उन दोनों का ही दिमाग खराब था। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं वो दोनों? कहीं कोई चाल तो नहीं? आखिर इतनी बड़ी बात उन दोनों को कैसे पता नहीं चली? क्या मामी की कोई नई चाल तो नहीं, ईशानी की जिंदगी में जहर घोलने की? ईशानी उठी और चुपचाप अर्जुन के सीने से जा लगी। हे ईशु, क्या हुआ? अपनी बाहों में उसे कसता हुआ अर्जुन बोला। पता तो उसे भी था कि इस वक्त ईशानी क्यों इतनी परेशान है, पर फिर भी उसने जानबूझकर पूछा। पता नहीं अर्जुन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मामी और मीनल क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गईं? शाम 4 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में मीरा जी और मामी ने मिलकर दोनों की सादगी से शादी करवा दी। अशोक जी भी वहां बेमन से मौजूद थे। आखिर विपुल उनका इकलौता बेटा था। शादी तो हो गई, अब सब
इस उधेड़ बुन में थे कि सिंगानिया हाउस जाएं या नहीं, क्योंकि राम नरेश जी पहले ही कह चुके थे कि विपुल और मीनल वहां नहीं रहेंगे। इसलिए सबने यही तय किया कि फिलहाल वो दोनों मामी के साथ दीपिका के फ्लैट पर ही जाएंगे। सब लोग फ्लैट पर पहुंचे तो मीरा जी ने सगुन के तौर पर उन दोनों की आरती उतारी और उनको अंदर ले आई। अशोक जी सब चुपचाप देख रहे थे, बोलते भी तो क्या। विपुल और मीरा जी ने मिलकर सब कुछ खुद ही तय कर लिया था, एक बार भी उनसे कोई राय नहीं ली। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो बाद में जब मर्जी हो आ जाना। उनकी आवाज में उखड़ापन था। उनकी बात सुनकर मीरा जी विपुल और मीनल को सब कुछ समझाकर अशोक जी के साथ चली गई। मामी ने विपुल और मीनल को उनके कमरे में भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। आज उनकी जीत हुई थी। जो सोचकर वो दिल्ली आई थी, आज वो पूरा हो गया। मन की खुशी उनकी आंखों और चेहरे पर साफ पड़ी जा सकती थी। बहुत जल्द मेरी बेटी सिंघानिया खानदान की लाडली बहू बन जाएगी और वो उन सब लोगों पर राज करेगी। राज? ईशानी को अर्जुन पर बहुत घमंड है ना। बहुत जल्दी ये घमंड टूटेगा उसका और सिर्फ आंसू ही उसकी किस्मत बन जाएगी, हमेशा के लिए। मामी अपने चेहरे के बनते बिगड़ते भाव से अपनी सोच को जता रही थी। मीरा जी और अशोक जी सिंघानिया हाउस पहुंचे तो सब एकदम सामान्य थे, ऐसे जैसे उन्हें विपुल और मीनल की शादी से कोई मतलब नहीं। राधा जी और कांता जी हॉल में बैठी और घर परिवार की चर्चा कर रही थी। अनाया और ईशानी किचन में कुछ स्पेशल बना रही थी। राम नरेश जी अपने कमरे में बैठे टीवी पर मैच का आनंद उठा रहे थे। रमेश जी और अर्जुन फिलहाल घर पर नहीं थे। कितना सौतेला व्यवहार है, देख रहे हैं ना आप। सबको सुनाकर मीरा जी ने चिढ़ भरी नजरों से अशोक जी की तरफ देखा। उनके यूँ बोलने पर राधा जी और कांता जी ने उनकी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। बोलने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न होते देख मीरा जी का पारा हाई हो गया। कोई नहीं, बहुत जल्द आएगा वो दिन जब मेरे बेटा बहू इस घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ वापिस आएंगे। अब वो थोड़ा और जोर से बोली। कांता जी गुस्से से बोली, अपनी हद में रहो बहू। तुम्हारे लाडले ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है जो उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो। माना अच्छा काम नहीं किया, पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी तो नहीं हटा वो। उसने सिंघानिया खानदान पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। अगर गलती की भी तो गलती को सुधारा भी उसने, पर पिताजी ने उसे इस घर से, इस जायदाद से बेदखल कर देने का फैसला कर लिया, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो हमारा इकलौता बेटा है। मीरा जी ने भी आज पूरे गुस्से में जवाब दिया। उन्हें यूँ बोलते देख राधा जी उड़ते हुए बोली, आराम से मीरा, ये क्या तरीका है तुम्हारा माँ जी से बात करने का। आप तो बीच में बोलो ही मत। दीदी, आपके बेटा बहू तो आराम से है ना, आपकी आंखों के सामने। आपको क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे विपुल के यहाँ होने ना होने से। मीरा जी ने तुनक कर जवाब दिया तो राधा जी चुप कर गईं, पर अपने कमरे से बाहर निकलते हुए अर्जुन को मीरा जी का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। चाची, आप दादी और माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अर्जुन धीरे से पर सख्त आवाज में बोला। मीरा जी कुछ कहती इससे पहले ही अर्जुन फिर बोला, मैं मनाऊंगा दादाजी विपुल और मीनल को वापस इस घर में लाने के लिए। आखिर वो इस घर का बेटा है, मेरा छोटा भाई है। आप फिक्र मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनने के बाद मीरा जी कुछ नहीं बोली और सीधा अपने कमरे में चली गईं। अर्जुन अशोक जी के पास जाकर बोला, चाचू आप परेशान मत होइए, हम विपुल और मीनल को वापस लेकर आएंगे। जो गलती उनसे हुई थी वो कहीं ना कहीं अब सुधर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता उनको इस परिवार से दूर किया जाए। अशोक जी अर्जुन के कंधे को थपथपाकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए और अर्जुन अब कांता जी और राधा जी के पास आ गया। मैंने सही कहा ना दादी? कांता जी के कंधे से सिर टिकाकर उसने पूछा तो कांता जी ने प्यार से उसका गाल सहलाया और बोली, बिल्कुल। अर्जुन ने फिर राधा जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी हाँ में पलकें झपका दी। ये देखकर अर्जुन ने सुकून से आंख बंद कर ली। ईशानी जो किचन से बाहर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में एक बेचैनी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। विपुल ने बेड पर बैठी मीनल का घूंघट उठाया तो देखा कि मीनल की आंखें भरी हुई थीं। विपुल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और प्यार से बोला, क्या हुआ मीनल? अब तो हमारी शादी भी हो गई, कानूनन हम पति पत्नी हैं, तो फिर अब ये आंसू क्यों? मीनल ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और भरी हुई आवाज में बोली, विपुल कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आते हैं। मैंने और माँ ने ईशानी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसे तकलीफ देने की कोशिश की। और देखो हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमारी शादी को लेकर कितने सपने थे मेरे,
जो अधूरे रह गए, और तुम्हें मेरी वजह से अपने घर परिवार से दूर होना पड़ गया। विपुल ने उसे शांत करवाते हुए अपने सीने से लगा लिया और बोला, अब इन बातों का ही मतलब नहीं है मीनल। जो होना था हो गया, तुम परेशान मत हो। मीनल बोली, जानते हो, तुमसे शादी करने का एक कारण तुम्हारा अमीर होना भी था। ईशानी को नीचा दिखाने के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार ने मेरे नजरिए और स्वभाव को बदल दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए इस रिश्ते की शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से करना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा मैं ईशानी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसे कहना चाहती हूँ कि माँ ना सही, लेकिन मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, हर परिस्थिति में। क्या मैं ये कर पाऊंगी विपुल? क्या ईशानी मुझे माफ़ कर देगी? इस रिश्ते की शुरुआत मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो पाएगा? मीनल आज विपुल के सामने अपना दिल खोल रही थी और विपुल उसे सीने से लगाए शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसे उसकी बात में सच्चाई नजर आ रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।